हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास मनरेगा का तीसरा पार्ट है, जहां हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। इसके जो बचे हुए पहलू हैं उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मनरेगा का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो कृपया जा करके उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी यूट्यूब चैनल पर ये दोनों पार्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जा करके पहले इन्हें गंभीरतापूर्वक देखें। और तीसरे पार्ट में हम आज बहुत सारी चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले पार्ट यानी दूसरे पार्ट में देखा कि किस तरीके से मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है, यानी मजदूरी भुगतान को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के IAP जिले यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिलों में नगद मजदूरी का प्रावधान है, और किस तरीके से DBT योजना के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मजदूरों या लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट जो राशि है उसको किस प्रकार से जारी किया जा रहा है ताकि व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। आज के टॉपिक में हम भुगतान समिति पर चर्चा करेंगे, यानी जो मजदूरों को भुगतान किया जाता है उस भुगतान समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले भुगतान समिति के सदस्यों की बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य। अगर हम भुगतान समिति के सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी सरपंच। दूसरा, जिस वार्ड में काम हो रहा है, जिस संबंधित वार्ड में क्या हो रहा है, जिस वार्ड में ग्राम पंचायत के जिस वार्ड में कार्य हो रहा है, कार्य संपन्न हो रहा है उसका पंच, यानी जिस वार्ड में ग्राम पंचायत के जिस वार्ड में कार्य संपन्न हो रहा है उस वार्ड का पंच भी भुगतान समिति में शामिल होगा। साथ ही साथ पंचायत क्षेत्र के अधीन अगर कोई विद्यालय है, पंचायत क्षेत्र के अधीन अगर कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन विद्यालय है तो उस विद्यालय का प्राध्यापक इस भुगतान समिति में शामिल होगा। इसके साथ ही साथ और कौन भुगतान समिति में शामिल होंगे, उस वार्ड के तीन मजदूर भी शामिल होंगे इस भुगतान समिति में। लेकिन इन तीन मजदूरों में से दो जो होने चाहिए पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए यानी शेड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिए, और एक मजदूर आवश्यक रूप से क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए आवश्यक रूप से, और एक क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए इन तीन मजदूरों में। इसके साथ ही साथ पंचायत का या पंचायत क्षेत्र का कोई स्व सहायता पंचायत क्षेत्र का कोई स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के कोई दो सदस्य, इसके भी कोई दो सदस्य शामिल होंगे। याद रखिएगा इस स्व सहायता समूह में ज्यादातर जो प्राथमिकता होगी ये प्राथमिकता महिला स्व सहायता समूह को दी जाएगी। प्राथमिकता किसको दी जाएगी, महिला स्व सहायता समूह को। तो ये भी याद रखिएगा, अगर महिला स्व सहायता समूह है तो प्राथमिकता उसे ही दी जाएगी। ठीक है, तो ये इतने सदस्य क्या होंगे भुगतान समिति में शामिल होंगे। ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी सरपंच, दूसरा जिस वार्ड में या जिस संबंधित वार्ड में कार्य संपादित हो रहा है उस वार्ड का पंच भी भुगतान समिति में शामिल होगा ताकि व्यवस्था पारदर्शी बने रहे। ये कम से कम ये सुनिश्चित हो सके कि जिस वार्ड में कार्य हो रहा है उसका एक प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद था, भुगतान समिति में मौजूद था। इसके साथ ही साथ अगर पंचायत क्षेत्र में कोई विद्यालय है तो उसका प्राध्यापक, जिस वार्ड में कार्य हो रहा है इसके तीन मजदूर, इन तीन मजदूरों में से एक महिला और एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इसके साथ ही साथ
पंचायत क्षेत्र का कोई स्व सहायता समूह, अगर वो स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा संपादित हो रहा है तो प्राथमिकता उसे दी जाएगी। ये रही हमारी भुगतान समिति, और इसी भुगतान समिति के माध्यम से मजदूर परिवारों का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता। राज्य में बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, तो पहले समझिएगा बेरोजगारी भत्ता कब प्रदान किया जाएगा और किस स्थिति में प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई मजदूर परिवार है, यदि कोई मजदूर परिवार, ठीक है, आवेदन करता है अगर कार्य के लिए, अगर कार्य के लिए क्या करता है, आवेदन, तो आप जानते हैं आवेदन ये कहाँ पर करेगा, संबंधित ग्राम पंचायत में, ठीक है, कहाँ पर करेगा, संबंधित ग्राम पंचायत में। और आवेदन के 15 दिनों के भीतर, अगर 15 दिनों के भीतर, विद इन 15 डेज, अगर 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होता है, अगर 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होता है, तो इस स्थिति में उस मजदूर को क्या देना पड़ेगा, तो इस स्थिति में वो लाभार्थी, वो मजदूर मजदूरी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा, हकदार होगा, यदि उसे 15 दिनों के भीतर, आवेदन करने के बाद 15 दिनों के भीतर यदि उसे रोजगार या कार्य नहीं दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिनों के भीतर। अच्छा, इसके बाद उसे बेरोजगारी भत्ता दिया कैसे जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, अब ये सुनिश्चित हो गया कि वो प्राप्त करने का हकदार है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाएगा, तो 15 दिन बाद 1 महीने तक, 15 दिन बाद 1 महीने तक, 15 दिन के बाद 1 महीने तक दैनिक मजदूरी का, दैनिक मजदूरी का, दैनिक मजदूरी का 1/4 दिया जाएगा, दैनिक मजदूरी का 1/4, दैनिक मजदूरी का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा उसे बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और अगर यही व्यवस्था आगे भी जारी रही, यानी 1 महीने बाद, 1 महीने बाद भी अगर उसे कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया, पहले तो 15 दिन आवेदन करने के बाद, 15 दिन के बाद अगले 1 महीने तक देखा जाएगा कि क्या उसे कार्य मिल रहा है। अगर 1 महीने तक कार्य नहीं मिल रहा है तो 1/4 दैनिक मजदूरी का, और 1 महीने बाद भी अगर ये व्यवस्था जारी रही तो उसे दैनिक मजदूरी का, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दैनिक मजदूरी का, दैनिक मजदूरी का 1/2 यानी आधा भाग दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो 15 दिनों के भीतर उसे कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। अगर 15 दिनों के भीतर कार्य नहीं उपलब्ध कराया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि मान लें कि अगर बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाएगा, तो 1 महीने तक उसे दैनिक वेतन का 1/4, मान लेते हैं दैनिक वेतन 200 है, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि दैनिक वेतन 200 रुपए है, तो 200 का 1/4 यानी 50 रुपए 1 महीने तक उसे दिए जाएंगे। और 1 महीने के बाद भी अगर उसे कार्य प्राप्त नहीं होता है तो 1 महीने बाद मजदूरी दर का आधा यानी 200 का आधा 100 रुपए उसे बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये सारा प्रावधान किया गया है बेरोजगारी भत्ते के संबंध में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ के संबंध में देखा जाए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता अधिनियम, बेरोजगारी भत्ता अधिनियम, बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये बेरोजगारी भत्ता कैसे प्रदान किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में ये बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, या 2013 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कैसे प्रदान किया जाता है, 2013 के अंतर्गत। कुछ और बातें जान लेते हैं। ये जो बेरोजगारी भत्ता होता है, ये बेरोजगारी भत्ता प्रदान कौन करता है, यानी इस बेरोजगारी भत्ते की राशि का व्यय किस पर जाता है, व्यय कौन करता है, इस राशि को व्यय कौन करता है, या ये राशि प्रदान कौन करता है, तो राज्य सरकारें। कौन प्रदान करता है, राज्य सरकार। इसीलिए हमने मनरेगा अधिनियम में पढ़ा,
हमने मनरेगा अधिनियम में पढ़ा कि मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्यों का ये दायित्व होगा कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत क्या उपलब्ध कराएंगी, रोजगार उपलब्ध कराएंगी। और अगर वो रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होती हैं तो बेरोजगारी भत्तों का वहन भी राज्य के राजकोष से किया जाएगा। इसलिए देखिए कि राशि का वहन कौन करेगा, तो इस राशि का वहन कौन करेगा, राज्य सरकारें अपने राजकोष से करेंगी। यानी ये भार किस पर होगा, राज्य सरकारों पर। और जब राज्य सरकारों पर भार बढ़ेगा तो राज्य सरकारें मजदूरों को क्या उपलब्ध कराएंगी, रोजगार उपलब्ध कराएंगी। याद रखिएगा ये राशि कैसे प्रदान की जाएगी मजदूरों को, तो राशि प्रदान कैसे की जाएगी, तो ये राशि प्रदान की जाएगी, जो बेरोजगारी भत्ते की राशि है ये प्रदान कैसे की जाएगी, कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा, कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा। कार्यक्रम अधिकारी यानी इसको आप प्रोग्राम ऑफिसर भी कहते सकते हैं, इसी के द्वारा ये राशि प्रदान की जाएगी। ये कार्यक्रम अधिकारी जो होता है ये ब्लॉक स्तर पर यानी जनपद स्तर पर होता है। जनपद स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये जनपद स्तर पर होता है। और कार्यक्रम अधिकारी ही बेरोजगारी भत्ते से संबंधित राशि को क्या करता है, जारी करता है। और इस राशि का व्यय किसके राजकोष पर पड़ता है, अगर प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा राज्य सरकारों के राजकोष पर इसका दबाव पड़ता है या व्यय राज्य राजकोष से दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा बेरोजगारी भत्ते के संबंध में। आगे चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दुर्घटना, यानी मनरेगा के कार्यस्थल पर अगर श्रमिक किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो इस स्थिति में मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा कि यदि कार्यस्थल की बात करें, यदि कार्यस्थल पर जो मजदूर है अगर दुर्घटना का शिकार होता है, अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है, किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार होता है, तो इस स्थिति में उसका संपूर्ण इलाज, इस स्थिति में उसके संपूर्ण इलाज का जो खर्च होगा, संपूर्ण इलाज पर जो भी खर्च होगा, इस खर्च का वहन कौन करेगी, ये खर्च वहन कौन करेगी, तो ये खर्च वहन करेगी राज्य सरकारें। इस दौरान मजदूर परिवार को, जो मजदूर परिवार है जिसका व्यक्ति घायल हुआ है, इस दौरान मजदूर परिवार को, ठीक है, दैनिक वेतन का, जो दैनिक वेतन होगा उसका दैनिक वेतन का आधा, दैनिक वेतन का आधा यानी 1/2 हिस्सा क्या किया जाएगा, लगातार प्रदान किया जाएगा, लगातार प्रदान किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। भले ही वो मजदूर का इलाज अस्पताल में चल रहा हो, वो कार्यस्थल पर मौजूद ना हो, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा हो, लेकिन चूंकि वो दुर्घटना का शिकार हुआ है इसलिए उसे दैनिक वेतन का आधा हिस्सा मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाएगा उसके परिवार को। हो सकता है कि उस परिवार में वो इकलौता वयस्क हो जो कमाने वाला हो, या कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इस स्थिति में प्रावधान किया गया है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके वेतन का आधा हिस्सा उसके परिवार को निरंतर प्रदान किया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। तो याद रखिएगा ये भी। इसके साथ ही साथ अगर मजदूर स्थायी विकलांगता, यदि मजदूर स्थायी विकलांगता या उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि मजदूर की स्थायी विकलांगता कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कार्य के दौरान उसके दोनों पैर खराब हो जाएं, या हो सकता है उसके दोनों हाथ खराब हो जाएं, या वो भविष्य में कार्य करने में सक्षम न रहे, तो स्थायी विकलांगता की स्थिति में या मृत्यु हो जाने की स्थिति में याद रखिएगा मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत उस मजदूर परिवार को 25,000 की राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। कंपनसेशन के रूप में 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, दुर्घटना को लेकर के मनरेगा के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और।
अगला है मनरेगा लोकपाल। लोकपाल शब्द से आप सभी परिचित होंगे। लोकपाल एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा प्राधिकरण है जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, यानी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने में, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में लोकपाल की एक अहम भूमिका होती है। और मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोकपाल के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। अगर हम देखें तो मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, धारा 27 में किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकपाल के संबंध में प्रावधान किया गया है। लोकपाल के संबंध में क्या किया गया है? प्रावधान किया गया। लोकपाल के संबंध में प्रावधान किया गया है मनरेगा की धारा 27। अगर हम छत्तीसगढ़ के संबंधों में देखें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। पहले समझिएगा, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। लेकिन 2020 से पूर्व कितनी थी? अगर हम 2020 से पूर्व देखें तो जिलों की संख्या कितनी थी? 27। छत्तीसगढ़ में 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 17 प्रादेशिक लोकपाल का गठन किया गया है। 17 प्रादेशिक लोकपाल क्षेत्र एवं लोकपाल का गठन किया गया। 17 प्रादेशिक लोकपाल क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि 33 जिलों में, अगर वर्तमान संदर्भों में देखें तो 33 जिलों में केवल 17 लोकपाल या 17 प्रादेशिक लोकपाल क्षेत्र बनाए गए हैं। हो सकता है कि किसी में एक हो, किसी में 2 जिलों को मिलाकर के एक क्षेत्र बना दिया गया हो। तो याद रखिएगा, वर्तमान 33 जिलों में केवल 17 प्रादेशिक लोकपाल क्षेत्र और लोकपाल की नियुक्ति की गई है। हो सकता है एक से अधिक जिले भी एक प्रादेशिक क्षेत्र में हो सकते हैं, संभव है, ये बात याद रखिएगा। तो टोटल कितने हैं? 17 प्रादेशिक लोकपाल का गठन किया गया है। याद रखिएगा, जो प्रादेशिक लोकपाल होंगे इनका निर्णय जो होगा, निर्णय अंतिम नहीं होगा। ये निर्णय क्या होगा? अंतिम नहीं होगा। अंतिम नहीं होगा मतलब इसके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं। इसके विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए राज्य स्तर पर एक 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण का क्या किया गया है? प्राधिकरण का गठन किया गया है। गठन किया गया है, यानी प्रादेशिक लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम नहीं होंगे और इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति राज्य स्तर पर जो 3 सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण है उसमें इस निर्णय को चुनौती दे सकता है। तो याद रखिएगा, 17 प्रादेशिक लोकपाल छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, लोकपाल व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रशासनिक संरचना और मानव संसाधन। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये मनरेगा का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अभी हम मनरेगा के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझेंगे, साथ ही साथ इस दौरान जो भी मानव संसाधन है उसका भी हम गहन अध्ययन करेंगे। मैंने मनरेगा के पहले ही वीडियो में बताया कि मनरेगा केंद्र और राज्य के सामंजस्य से संचालित होने वाली एक महत्वाकांक्षी और एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम को केंद्र से होते हुए राज्य स्तर, राज्यों से होते हुए जिला, जिला से होते हुए जनपद और जनपद के बाद ग्राम स्तर तक इसको क्या किया गया है? इस कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत किया गया है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड किया गया है। चलिए, तो इसी संरचना को हम, प्रशासनिक संरचना को हम देखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रशासनिक संरचना को अगर मैं ऊपरी स्तर की बात करूं तो हम बोल दें इसको केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, अगला हम बता दें राज्य सरकार, राज्य सरकार, जिला, जनपद,
यानी ब्लॉक स्तर, और ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। चलिए इस पर भी हम थोड़ा सा विचार करते हैं, इस बातों पर। अब अगर हम, ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, हम अगर सबसे न्यूनतम स्तर पर बात करें तो न्यूनतम स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पर बात करें तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम रोजगार सहायक। कौन होता है? ग्राम रोजगार सहायक। पंचायत स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम रोजगार सहायक। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि ये ग्राम स्तर पर सर्वोच्च होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होता है? सर्वोच्च होता है। दूसरा, अगर हम इसकी भूमिका की बात करें, क्या रोल प्ले करता है ये, तो हमने पहले ही देख लिया कि ग्राम पंचायत स्तर का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन? ग्राम रोजगार सहायक। इसकी भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है कार्य का आवंटन करना, कार्य का आवंटन करना, ठीक है। दूसरा, जॉब कार्ड जारी करना, जॉब कार्ड जारी करना। तीसरा, आवेदन प्राप्त करना। अगर कोई मजदूर मनरेगा कार्य करने का इच्छुक है और वो ग्राम पंचायत में आवेदन करता है तो आवेदन प्राप्त करना किसकी भूमिका होगी, या आवेदन प्राप्त कौन करेगा? ग्राम रोजगार सहायक। आवेदन के बाद उसे पावती प्रदान करना, पावती प्रदान करना, ये सब प्रदान करना, पावती प्रदान करना, पावती प्रदान करना। इसके साथ ही साथ मस्टर रोल की, मस्टर रोल का लगातार निगरानी करना, मस्टर रोल की लगातार निगरानी करना। निगरानी करना, मस्टर रोल की लगातार निगरानी करना, याद रखिएगा, मस्टर रोल की लगातार निगरानी करना। इसके साथ ही साथ जितने भी सामग्री पर व्यय हुआ है, सामग्री व्यय की जो भी रसीद है, जो भी बिल है, उसे क्या रखना? सुरक्षित रखना। ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? ये सब जिम्मेदारी होती है आपके ग्राम रोजगार सहायक की। इस ग्राम रोजगार सहायक के कार्यों में सहायता के लिए, इस ग्राम रोजगार के कार्यों में सहायता के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? मेट। ये मेट पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो मेट के बारे में अगर बात करें, मेट कार्यस्थल का या कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है, सुपरविजर की भूमिका में होता है, कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है। यानी कार्यस्थल पर हर एक कार्य इसी की निगरानी में घटित होता है, ठीक है। हमने मेट के बारे में और चर्चा किया था कि मेट ज्यादातर शिक्षित महिला को प्राथमिकता दी जाती है। ये मेट जो होता है ये कार्यस्थल पर मौजूद रहता है। इसके पास हमने देखा कि एक वाटरप्रूफ थैला होता है, जिस थैले में प्राथमिक स्तर पर जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं। इसके साथ ही साथ मस्टर रोल इसके पास रहता है। इसके पास उपस्थिति पंजिका रहती है, जिस उपस्थिति पंजिका पर प्रतिदिन मजदूरों की एंट्री ली जाती है, यानी वो कब काम में आए, कब वो काम से गए। इसके साथ ही साथ मजदूरों द्वारा किए गए हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की जो भी डायरी है इसी के पास उपलब्ध होती है। इसके साथ ही ये टेप यानी मापन के लिए टेप भी अपने पास रखता है। ये सारे औजार किसके पास रहते हैं? मेट। इसीलिए मैंने साफ साफ लिखा है कि ये कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक की भूमिका में रहता है और ज्यादातर महिला को इसके लिए चुना जाता है या प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मेट जो होता है हमने देखा कि ये कुशल श्रमिक के रूप में होता है, अकुशल श्रमिक के रूप में नहीं होता। ये किस रूप में होता है? कुशल श्रमिक के रूप में होता है। परंतु यही एक और फैक्ट आपको बताता हूं, कुशल श्रमिक के होने के बावजूद भी इसकी जो मजदूरी होती है
इसकी मजदूरी सामान्य मजदूरों के समान ही होती है। सामान्य जो मजदूर हैं, जो सामान्य मजदूर हैं, जो अकुशल श्रमिक हैं, उनके समान ही होती है। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य मजदूरों के समान होती है कहने का तात्पर्य है कि अगर हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संदर्भों में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 के बाद अकुशल श्रमिक मजदूरी कितनी है? 221 रुपए। तो अकुशल श्रमिक की भी वही मजदूरी होगी और मेट की भी वही मजदूरी होगी। यानी मेट भले ही कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाता है लेकिन मजदूरी उसकी समान होगी, यानी उसकी भी प्रतिदिन दैनिक मजदूरी कितनी होगी? 221 रुपए। अंतर कहां होता है? अंतर यह होता है कि अकुशल श्रमिक जो है वो शारीरिक श्रम करता है और मेट किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करता है। वो केवल जो अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी निगरानी करता है और मानसिक श्रम करता है, यानी उसे दर्ज करता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का मापन करता है। ये सारा काम कौन करता है? मेट। ये मजदूर नहीं होता, ये खुदाई नहीं करता, ये कोई कार्य नहीं करता है। तो मेट के बारे में भी एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगला ऊपर चलते हैं। अब ग्राम पंचायत के बाद हम बात करते हैं जनपद स्तर की। तो जनपद स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है जनपद पंचायत सीईओ। जनपद पंचायत सीईओ यानी जनपद पंचायत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसे ही कार्यक्रम अधिकारी भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? कार्यक्रम अधिकारी यानी प्रोग्राम ऑफिसर कहा जाता है, पीओ। इसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम ऑफिसर या कार्यक्रम अधिकारी भी कहा जाता है। थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहली बात, ये जनपद स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। जनपद स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार रोजगार प्राप्त हो, लगातार रोजगार प्राप्त हो, पहला इसका काम है। दूसरा इसकी भूमिका होती है, दूसरी भूमिका कि पंचायत यानी ग्राम पंचायत कोई भी कार्य का आवेदन दे रही है, कोई भी कार्य को लेकर के आवेदन दे रही है, अभी मैं समझाता हूं, आवेदन दे रही है तो इस आवेदन की जांच करना, इस आवेदन की क्या करना? जांच, और जांच करने के बाद इसे जिला स्तर पर क्या करना? प्रेषित कर देना, या जिला स्तर पर इसे क्या कर देना? भेज देना। याद रखिएगा, इसकी जांच करके कहां पर भेज देना? जिला स्तर पर इस कार्य के आवेदन को भेज देना। जैसे हो सकता है कि किसी ग्राम पंचायत ने संबंधित ग्राम सभा में एक वित्तीय वर्ष के लिए कुछ कार्य का क्या किया है, कुछ कार्य की रूपरेखा बनाई है, कुछ कार्य का आवेदन तैयार किया है और अब वो संबंधित ग्राम पंचायत इस आवेदन को अपने से ऊपर स्तर पर भेजेगी, अपने से ऊपर स्तर पर भेजेगी यानी जनपद स्तर पर भेजेगी। जनपद स्तर पर जो कार्यक्रम अधिकारी होगा वो इस संबंधित जो कार्य का आवेदन है कि भविष्य में एक ग्राम सभा में कौन से कार्य होने हैं, इस आवेदन की भली भांति जांच करेगा और आवेदन को अपने से ऊपरी स्तर यानी जिला स्तर पर क्या करता है? भेजता है। एक और कार्य होता है कि जो आपका बेरोजगारी भत्ता होता है, इसका कार्य होता है बेरोजगारी भत्ता की जो राशि है, बेरोजगारी भत्ते की जो राशि है उसको प्रदान करना। प्रदान कौन करता है? इशू कौन करता है? बेरोजगारी भत्ते से संबंधित राशि को इशू कौन करता है? तो याद रखिएगा कार्यक्रम अधिकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो जिला स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी अगर हम बात करें तो सबसे पहले पकड़ना है एडीपीसी और दूसरा पकड़ना है डीपीसी। एडीपीसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डीपीसी मतलब
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। हिंदी में समझते हैं, एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, याद रखिएगा। और डीपीसी मतलब होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक। ठीक है, पहले समझते हैं ये दोनों क्या है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जो होता है ये एक स्थायी पद होता है, पहले ये समझ लीजिएगा, ये एक स्थायी पद होता है। ठीक है, ये एक स्थायी पद होता है। और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका में होता है हमारा जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत सीईओ, यानी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी होता है, जिला पंचायत स्तर पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है वो एडीपीसी यानी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका में होता है, जो एक स्थायी पद होता है। और डीपीसी यानी जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका में होता है कलेक्टर, जिले का जो कलेक्टर होता है ये डीपीसी यानी जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका में होता है, जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर होता है जो जिला स्तर का अधिकारी होता है, और जनपद स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसको बोलते हैं कार्यक्रम अधिकारी या प्रोग्राम ऑफिसर। और ये कौन होता है, तो ये होता है जनपद पंचायत सीईओ। हमने जिला स्तर पर भी देख लिया। अब हम बात करेंगे राज्य और केंद्र स्तर पर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राज्य और केंद्र स्तर पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र स्तर पर और फिर बात करते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर, इन दोनों ही स्तरों पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य स्तर पर सर्वोच्च प्राधिकरण होता है, सर्वोच्च प्राधिकरण यानी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सर्वोच्च प्राधिकरण होता है राज्य रोजगार गारंटी मिशन, राज्य रोजगार गारंटी मिशन सर्वोच्च प्राधिकरण होता है। और अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें सर्वोच्च प्राधिकरण क्या होता है, तो केंद्र स्तर पर भी सर्वोच्च प्राधिकरण जो होता है, अभी हम दोनों में अंतर समझेंगे। सर्वोच्च प्राधिकरण होता है केंद्र, ठीक है, रोजगार गारंटी मिशन, रोजगार गारंटी मिशन, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम राज्य स्तर पर समझते हैं। राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारंटी मिशन, या इसी को आप छत्तीसगढ़ के अगर संदर्भों में देखें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद, ठीक है, का गठन किया गया है। और ये गठन जो किया गया है, ये गठन मनरेगा अधिनियम जो गठन किया गया है, ये गठन मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत किया गया। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। मनरेगा अधिनियम 2005, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है, और ये गठन मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत किया गया है। याद रखिएगा, इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है, इस परिषद की अध्यक्षता या जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। याद रखिएगा, इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया जाता है। और इस परिषद में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। 1/3 क्या होनी चाहिए? महिलाएं
होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए इस परिषद में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? अगर हम इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, अगर हम सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो होता है आयुक्त, मनरेगा आयुक्त, मनरेगा आयुक्त या अपर आयुक्त, मनरेगा आयुक्त या अपर आयुक्त, जो कि आईएएस रैंक का, जो कि आईएएस रैंक का क्या होता है? अधिकारी होता है। तो अगर हम इस सर्वोच्च प्राधिकरण की बात करें तो इस सर्वोच्च प्राधिकरण का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मनरेगा आयुक्त या अपर आयुक्त। छत्तीसगढ़ के संदर्भों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, यानी इस परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और इस परिषद में कम से कम न्यूनतम 1/3 महिलाएं होना आवश्यक है। और इसके प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए तो प्रशासनिक प्रमुख होता है मनरेगा आयुक्त या अपर आयुक्त। ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और अगर पूछा जाए कि ये प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए किस मंत्रालय के अधीन है तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास मंत्रालय के, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास मंत्रालय के, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास मंत्रालय। वहीं केंद्र स्तर पर अगर इसकी प्रशासनिक संरचना समझी जाए तो केंद्र स्तर पर सर्वोच्च प्राधिकरण होता है केंद्र रोजगार गारंटी मिशन या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन, जो भी लिखा रहे। कई बार यहाँ पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन लिखा रहता है, तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन, ठीक है। केंद्र स्तर पर सर्वोच्च प्राधिकरण होता है। और इस दौरान यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा मनरेगा संयुक्त सचिव, केंद्र स्तर पर मनरेगा संयुक्त सचिव, मनरेगा संयुक्त सचिव या मनरेगा निदेशक या मनरेगा निदेशक, जो मनरेगा का सीईओ है, निदेशक है, ठीक है, वो क्या होगा? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी केंद्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर रहता है। तो ये हमने देखा मनरेगा की प्रशासनिक संरचना और उसके अंतर्गत जो मानव संसाधन मनरेगा के अंतर्गत लगे हुए हैं। तो ये हमारा मनरेगा सीरीज का तीसरा वीडियो था। एक पार्ट और आप तक अवेलेबल होगा, जिस पार्ट में हम बजट संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। 2023-24 में मनरेगा के संबंध में क्या परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही साथ हम इसमें भुवन पोर्टल की बात करेंगे, जन मनरेगा ऐप की बात करेंगे, सिक्योर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो अगला जो पार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।